हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एंटीजेड 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, यानी कि बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं महाभारत और उस टाइम में लोगों की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, क्या सिचुएशन थी। साथ साथ में हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बात करने वाले हैं, गोत्र सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज की, राइट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कैटेगरीज बनी थी, कब, क्यों, कैसे हुई थी, ये सारी की सारी चीजें आज के सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स भी इसमें पूछा जाता है, और आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जाते हैं। इसलिए 1 मार्कर तो है ही है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चा आपको कंसेप्ट पर पकड़ बनानी होगी, और क्लियर करने के लिए और पकड़ बनाने के लिए आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अभी के अभी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियरेस्ट तक शेयर भी कर देना है, क्योंकि एग्जाम टाइम आ रहा है। सभी बच्चे को एक अच्छी नॉलेज चाहिए, एक कंसेप्ट पर पकड़ चाहिए, है ना, और हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है, तभी आप सभी बच्चे जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा ये चैप्टर किनशिप, कास्ट एंड क्लास। लेकिन अनीता मैम की क्लास यार बिना मोटिवेशन के स्टार्ट हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज का मोटिवेशन इसी से रिलेटेड, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, राइट। अभी आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। जब आप पढ़ाई करोगे अच्छे से तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी तो अच्छा ही मिलेगा। तो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्सचुअल ट्रेडिशन। अच्छा बच्चे, मुझे ये बताओ कि अगर टेक्स्ट बुक्स हमारे पास नहीं होती, या हमें कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं मिलती, तो क्या आज हम पास्ट के बारे में इतना जान पाते? आप सभी का आंसर होगा मैम नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज को अच्छी तरीके से जानने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो हमें पास्ट के बारे में इतना कुछ आज हम कैसे जानते हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है किसका? टेक्स्ट बुक्स का। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है वही हम सब समझने वाले हैं। तो हिस्टोरियन ऑफन यूज द टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द चेंजेस। तो हिस्टोरियन ने इन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को, ठीक है, यूज करते हुए हमें उस टाइम की, फॉर एग्जाम्पल की महाभारत है, महाभारत में लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, इकोनॉमिक, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती हैं? महाभारत से पता चलती है, क्योंकि वो चीजें उसमें लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देती है। तो महाभारत इज अ कॉलेजियल, महाभारत इज अ कॉलेजियल एपिक कंसिस्टेड ओवर। तो महाभारत जो है वो वर्ल्ड का लेंथिएस्ट एपिक माना जाता है। ठीक है, लेंथिएस्ट एपिक है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 1 लाख वर्सेसेस हैं। जब इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जब इसको ओरिजिनली जब लिखा गया था, तो करीब करीब इसमें 80 से 88,000 समथिंग कुछ इसमें वर्सेसेस थे। ठीक है, कितने वर्सेसेस थे इसमें? 80 से लेकर के और 88,000 वर्सेसेस थे। फिर धीरे धीरे इसमें चीजों को और ऐड ऑन किया गया, मतलब इसमें श्लोक वगैरह और ऐड ऑन किए गए। तो आज के टाइम में मोर देन 1 लाख वर्सेसेस इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, दैट डिपिक्ट द वाइड रेंज ऑफ द सोशल कैटेगरीज एंड द सिचुएशन, जो हमें ये बताता है कि उस टाइम में सोशल कैटेगरीज बनी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह के जो है वो वर्ग बने हुए थे, कैटेगरीज बनी हुई थी। फिर उनके अंदर भी सब जातिज बन जाती हैं, राइट। तो ये हमें कहां से पता चला? महाभारत से पता चलता है, और महाभारत हमारा एक टेक्सचुअल ट्रेडिशन है, ये भी मानते हो, है ना। नेक्स्ट करते हैं, इट वाज कंपोज। महाभारत को लिखने में करीब करीब 1000 साल लग गए थे, मतलब 500 BC ऑनवर्ड्स ये लिखा गया था, 1000 साल लग गए थे। सम ऑफ द स्टोरीज कंटेन मे हैव बीन सर्कुलेशन इवन द अर्लियर। इस महाभारत के अंदर जो पहले की स्टोरीज वगैरह है उसको भी एड ऑन कर दिया गया। अब किसी चीज को समझाने के लिए बच्चा स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मान लो मैं आपको समझा रही हूँ, हिस्ट्री समझा रही हूँ, जब तक मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी, आपकी रियल लाइफ से उसको कनेक्ट नहीं करूंगी, तब तक आपकी समझ में थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ उसको दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए यहां पर कहानियों को भी, स्टोरीज को भी ऐड ऑन किया गया, ताकि रीडर की अच्छी तरीके से वो चीजें समझ में आ जाए। बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं सबसे पहले हम क्रिटिकल एडिशन की। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले परेशान थे कि मैडम हिंदी वालों ने क्या कसूर किया है ना, हिंदी में भी कुछ लेकर आइए। तो उन सभी बच्चों की प्रॉब्लम मैंने दूर कर दी है। तो आपको आज ये कंटेंट जो है आपको हिंदी में भी मिलने वाला है। ठीक है, और ये सारे के सारी जो PDF वगैरह है ये आपको कहाँ पर मिल रही है? ये आपको मिल रही है संजीवनी पर। ठीक है बच्चा, संजीवनी कहाँ पर है और मैडम इसको कहाँ पर हमें कैसे क्या लेना है, तो
तो ये है संजीवनी। तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। वहाँ पर आपको जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में ई बुक का ऑप्शन होगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पर पूरी की पूरी PDF संजीवनी के अंदर मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की, ठीक है। लास्ट में बता दूंगी कैसे आपको डाउनलोड करना है और कहाँ से आपको ये PDF मिलने वाली, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा ये क्या, फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत की, ठीक है। तो क्रिटिकल एडिशन क्या होता है मैम, बहुत बार सुना तो है कि क्रिटिकल एडिशन होता है, लेकिन आज तक समझ ही नहीं आया कि क्रिटिकल एडिशन होता क्या है। गलत तो नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आता होगा और उनको पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत की, ठीक है। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है। अब ये क्रिटिकल एडिशन क्या होता है, क्रिटिकल एडिशन होता है कि जब हमें किसी चीज़ को प्रूफ करना होता है, सही साबित करना होता है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे सोर्सेज कलेक्ट करने पड़ते हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट भी क्या कहता है, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गवाह लेकर आओ या कोई एविडेंस लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ, तभी तो जाकर के डिसीजन दिया जाता है ना। तो किसी भी चीज़ को सही साबित करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज को कलेक्ट करना होता है, तब जाकर के एक वो सही कंक्लूजन निकलता है और सही जजमेंट होती है। महाभारत में जो भी कुछ लिखा हुआ है क्या वो सही है, अब इसको सही साबित करने के लिए हमारे हिस्टोरियन ने बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या किया, कलेक्ट किया। महाभारत में मान लो एक श्लोक लिखा हुआ है, एक वर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो श्लोक जो है क्या वो दूसरी बुक में, यानी कि जो भी नियम कानून बने हुए थे महाभारत टाइम में, क्या वो नियम कानून सही बने हुए थे, क्या वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको फॉलो किया जाता था या कुछ पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही किया जाता था। अब भाई वो सारे लोग फॉलो करते थे, नहीं करते थे, तो अलग अलग जगहों की अलग अलग क्या होगी, मनुस्क्रिप्ट होगी। तो ये जो महाभारत में थे तो इनको जो भी श्लोक लिखा हुआ था तो इनको मैच किया गया, अलग अलग बहुत सारी बुक्स सामने रख ली और उनमें से हाँ भाई महाभारत का ये वाला पॉइंट इसमें मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। तो जो मिल रहा है कॉमन पॉइंट हो गया, उसका एक नया एडिशन तैयार कर दिया गया, नई बुक तैयार कर दी गई, जिसको कहा जाता है महाभारत का क्रिटिकल एडिशन। मुझे लगता है कि आज के बाद आप चीजों को भूलोगे नहीं, ठीक है। अब मान लो आपके पास बहुत सारी हिस्ट्री की बुक पड़ी हुई है, अब बहुत सारी हिस्ट्री की बुक रखी हुई है, तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री की बुक में मान लो आपको बहुत सारी डिफरेंट पब्लिशर्स की है। अब वो जो बुक में आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्या एनसीईआरटी वाला जो पॉइंट है वो इस बुक में है, इस बुक में है, इस बुक में है। अगर आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाता है इसका मतलब वो बात सही है। सेम यही क्रिटिकल एडिशन के साथ है, महाभारत के साथ, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एडिशन तैयार करने वाले कौन थे, ये थे VS शुकांतकर। कौन थे बच्चा, VS शुकांतकर, ठीक है। ये कौन थे, ये संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने अपनी टीम के साथ एंड हिज टीम, ठीक है, इन्होंने अपनी टीम के साथ करीब करीब डजन ऑफ, मतलब 12 इनके साथ में और मेंबर थे, ठीक है, वो भी संस्कृत स्कॉलर ही थे। सबने मिलकर के महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को तैयार किया। अब ये तैयार कब किया गया था, यहां से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तैयार कब किया, मतलब स्टार्ट कब किया था, तो ये किया था 1919 के अंदर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आए कि स्टार्ट कब हुआ था ये क्रिटिकल एडिशन, तब करोगे 1919, और इसको कंप्लीट कब किया गया था, तो ये किया गया था 1966 में, तो ये कंप्लीटेड हो गया था, ठीक है। इसको कंप्लीट करने में कितने इयर्स लगे, इस स्पीच जो है इनको 47 इयर्स लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूं, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। 47 इयर्स लगे, राइट। और इस पूरे 47 ईयर में, इतने से इतने ईयर में महाभारत को लगभग 1000 साल जो लगा, उसमें कितने मैडम पेजेस एड ऑन किए गए, तब जाकर ये क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ। तो इसमें जो है वो 13,000 पेजेस बनाए गए थे, ठीक है। इतने बड़ा ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट एपिक इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें रीडर को हर एक पहलू के बारे में वाकिफ किया गया है, हर एक पहलू के बारे में बता करके रीडर को समझाने की कोशिश की गई कि पहले ऐसे होता था और इस तरीके से लोगों की जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी वो ऐसी थी, ठीक है, ताकि रीडर ये समझ सके कि हमारा पास्ट कैसा था। क्लियर है। चलिए, महाभारत को, ठीक है, किसने कंपोज किया, जल्दी से मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, ठीक है। महाभारत को, ठीक है, किसने कंपोज किया, तो महाभारत वाज कंपोज बाय। तो अलग अलग हिस्टोरियन इसको अलग अलग तरीके से मानते हैं। कोई कहता है कि महर्षि वेदव्यास ने लिखा इनको, ठीक है, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन मानते हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये डिफरेंट स्कॉलर्स ने इनको लिखा था,
ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिल करके इसको लिखा था। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हम क्या, अब चलते अपने आगे के पार्ट पर। ठीक है, तो कुछ महाभारत से रिलेटेड ये थी, राइट। ओके, एक तो ये लॉन्गेस्ट एपिक है, तो ये भी आप लिख लेना इसमें। ठीक है, ये दुनिया का लॉन्गेस्ट एपिक है। ठीक है, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से मनुस्क्रिप्ट को इकट्ठा किया गया था, तो अगर मैं लॉन्गेस्ट एपिक, अगर मैं बात करूँ किसकी, नॉर्थ की, अगर मैं बात करूँ किसकी, नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में जम्मू से लेकर के, मतलब जम्मू कश्मीर और नेपाल से लेकर के, ठीक है, JNK से लेकर के, और आपका कहाँ तक हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, साउथ इंडिया में करीब करीब आपका आ जाएगा केरला से। ठीक है, केरला से, केरला तमिलनाडु को इंक्लूड करते हैं, मतलब यहाँ की जो हमें मनुस्क्रिप्ट मिली, इन सभी मनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट करके और तब ये क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलिए नेक्स्ट, फाइंडिंग अबाउट द फैमिली। अब मैडम ये फैमिलीज़ क्या होती हैं? फैमिलीज़ आपको पता है कि फैमिली हमारा जो एक, हमारे रिश्तेदारों का एक नेटवर्क होता, मतलब फैमिली, ये भी जान सकते हो कि ये जो फैमिली होती है उसमें हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो ये मिलकर के क्या बनाती है, फैमिली बनाती है। ठीक है, इसी तरीके से फैमिलीज आर यूजुअली, अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है, जो कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताने वाले हो। ठीक है, कुल किसको कहा जाता है, ठीक है, वंश किसको कहा जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से स्पेलिंग होती है वंश, ठीक है, M होती है इधर, राइट, और यहाँ पर किनफॉक। ये 3 वर्ड आपको, 3 टर्म बतानी है किसको कहा जाता है। ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ द लार्ज नेटवर्क ऑफ द पीपल। द टर्म किनफॉक इज यूज्ड फॉर द नेटवर्क ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो एक तो आपको यहीं पर पता चल गया किनफॉक किसको कहते हैं। किनफॉक कहते हैं फैमिली का जो ग्रुप्स होता है, फैमिलीज का ग्रुप होता है। अब ये मैम फैमिली का ग्रुप क्या होता है, मतलब कि मान लो आपकी फैमिली ये है, आपके चाचू की फैमिली, आपके ताया की फैमिली, मामू की फैमिली, आपकी बुआ की फैमिली, आपके उनकी फैमिली, आपकी उनकी फैमिली, ये जो फैमिली का नेटवर्क है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ही किनफॉक कहा जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स। क्लियर, तो ये हो गया आपका किनफॉक। ठीक है, उसके बाद ये वंश क्या कहता है, ठीक है, वंश क्या कहता है और कुल क्या कहता है। कुल का मतलब होता है फैमिली। ठीक है, कुल का मतलब क्या होता है, फैमिली होता है। और ये जो वंश होता है, वंश का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी से। वंश का मतलब क्या होता है, देखो फैमिली भी आ गया और नेटवर्क ऑफ द फैमिलीज भी आ गया। अब एक बचा, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ठीक है, तो फैमिली इज अ टाई ऑफन रिगार्डेड दैट, तो फैमिली जो है बच्चा वो नेचुरल, मतलब नेचुरल ब्लड बेस्ड होती हैं। तो कोई हिस्टोरियन मानते हैं कि जो हमारे कजन्स होते हैं वो, उनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि नहीं, कजन होते हैं, हमारे जो रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं, जो एक ही मम्मी पापा की संतान होती है, वही हमारे रियल ब्रदर सिस्टर हैं। कजन का ब्लड रिलेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो अलग होते हैं, हमारी फैमिली अलग है और उनकी फैमिली अलग है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लाइनेज। शाबाश, ठीक है, लाइनेज, राइट बच्चा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है, कजन बीइंग द ब्लड रिलेशन वेयर एज द अदर डू नॉट। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडल ऑफ द पैतरनी। अब ये पैतरनी क्या होता है, मैतरनी क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो पैतरनी जो वर्ड है बच्चा, वो उसको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। तो महाभारत इज द स्टोरी अबाउट द चेंजिंग किनशिप रिलेशन। अब ये किनशिप रिलेशन का मतलब क्या होता है, अब देखो बच्चा, अलग अलग तरह की फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली भी होती है, ज्वाइंट फैमिली भी होती है ना, एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है, जैसे आपकी और हमारी क्या है, एक्सटेंडेड फैमिली है। ठीक है, आप रिलेटिव्स ना होकर भी, आप अपने ना होकर भी आप हमारे हो। ठीक है, इस तरीके से तो हमारी फैमिली क्या है, एक्सटेंडेड है। इसी तरीके से जो आज देख रहे हो न्यूक्लियर फैमिली होती है, मतलब मम्मी पापा और बच्चे साथ में रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी थोड़े कहीं पर रहते हैं, कहीं पर नहीं रहते हैं ना। तो आज के टाइम पर आप देख रहे हो कि जो सिंगल फैमिली होती है ना, वो उस तरह का प्रचलन है। तो ज्वाइंट फैमिली में भी देखते होंगे, तो अलग अलग फैमिली में अलग तरह के रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो जो ज्वाइंट फैमिली होती है, सारे इकट्ठे होकर रहते हैं, साथ में सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ भी होता है तो साथ में गेट टुगेदर करते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ न्यूक्लियर फैमिली होती है तो वो फंक्शंस वगैरह में ही इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को शो कर रही हैं, ये सारी चीज़ें फैमिली के नेटवर्क को शो कर रही हैं, फैमिली को शो कर रही हैं। क्लियर हो गया, राइट।
तो महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट द चेंजिंग किनशिप द रिलेशन, इट डिस्क्राइब द फ्यूड ओवर द। अब बात करते हैं किसकी, एक ऐसी फैमिली की जिसका नाम क्या था, उस फैमिली का, उस मतलब उस लाइनेज का या उस कुल का कह सकते हो, कुरु नाम था। ठीक है, ये कुरु क्या है बच्चा, एक महाजनपद है। कुरु क्या है कि महाजनपद है। ठीक है, तो इस महाजनपद में ही जन्मे हुए थे कौन, कौरव और पांडव। ठीक है, कौन थे, कौरव और पांडव। तो कौरव और पांडव एक ही फैमिली में होते हुए भी अलग अलग थे। इधर दुर्योधन और एक तरफ धृतराष्ट्र युधिष्ठिर, दोनों ही के बीच में लड़ाई होती है किस बात को लेकर के, लैंड और पावर को लेकर के। वो कहता है कि पूरा जो राज्य है वो मेरा होना चाहिए, है ना, पूरा का पूरा जो राज्य मेरा होगा तभी मैं जाकर राजा बनूंगा, तो पावर भी मेरी होनी चाहिए, पूरा राज्य भी मेरा होना चाहिए। ठीक है, अब इधर से युधिष्ठिर और किसके अंदर, दुर्योधन के अंदर इसी बात को लेकर के झगड़े हो जाते हैं, और यही रीजन था महाभारत के युद्ध का। ठीक है, Now they belong to single ruling family, that is Kuru or lineage. ठीक है, तो lineage dominated one of the जनपदास, तो ये महाजनपदों में से एक थी। तो सेंटर स्टोरी ऑफ महाभारत रेनफोर्स दैट द, अब ये महाभारत की जो सेंटर स्टोरी है, ठीक है, वो क्या है, आइडिया ऑफ द पैतृनी। पैतृनी का मतलब क्या होता है, फादर टू सन। तो जो भी फादर की फैमिली, मतलब फादर का जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी उनकी डेथ के बाद उनके बेटों की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पैतृनी का मतलब होता है फादर टू सन। ठीक है, फादर टू सन, मतलब अगर फादर के पास कुछ भी है, यार मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि हर एक जो है वो राजा ही होगा या किसी के पास बहुत बड़ा बिजनेस होगा, ऐसा भी होता था, किसी के पास थोड़ा सा ही क्या होता था, धन होता था। जितना जो भी कुछ होता था पेरेंट्स के पास, फादर के पास, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली उनके जाने के बाद उनके बेटों का हो जाता था, उनके बेटों में ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है, इसी सिस्टम को कहा जाता है पैतृनी। तो पी से पापा, पी से पैतृनी, ये याद रखना, और एम से मैतृनी, एम से मदर, मम्मी। ठीक है, तो जो पैतृनी पापा के वंश को बताने वाला जो वर्ड है वो होता है पैतृनी, और जो मदर के वंश को बताने वाला होता है वो है मैतृनी। अब आप सोचो जरा, अब मान लो आप अपने पापा के विलेज जाते हो, पापा के घर जाते हो, गांव जाते हो, है ना, तो वहां पर क्या बोलते हैं आपको, भाई ये उनकी बेटी है या उनका बेटा, मतलब आपके पापा का नाम लेकर के। जब आप नानी के यहाँ जाते हो, मामू के यहाँ जाते हो, तो क्या बोलेंगे, आपकी मम्मी के नाम से जानते हैं आपको, है ना। तो यही सिस्टम जो है वो पैतृनी और मैतृनी कहलाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग द थोर, अब चाहे कुछ भी है, अंडर द पैतर्नी सन कुड क्लेम, अब सन ही क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि भाई ये जो है मेरे फादर के बाद मेरा होगा। और ये बिल्कुल लिखा हुआ था, ऋग्वेद में भी लिखा हुआ था कि पैतर्नी के अकॉर्डिंग सारी की सारी प्रॉपर्टी सन की हो जाएगी। रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन एंड द कास्ट ऑफ द किंग, चाहे वो थ्रोन के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो थोड़ा बहुत धन हो, तो वो सारा का सारा बेटों का हो जाएगा। पैतर्नी इज एविडेंट द मंत्रास द रिचुअल टेक्स्ट एज द ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में इसको मेंशन किया गया, इसलिए इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, इसलिए इस बात को कोई जो है वो असाइड नहीं कर सकता कि ये बात गलत है। ठीक है, नाउ अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए रूल्स ऑफ द मैरिज। अब यहां पर रूल्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं। मैडम ये रूल्स ऑफ मैरिज क्या होता है? रूल्स ऑफ मैरिज होता है कि उस टाइम ना अलग अलग तरह की टाइप्स मैरिजेस होते थे, है ना, अलग अलग तरह की शादियां होती थी। गंधर्व विवाह होता था, ठीक है, जो रॉयल फैमिली में जो शादियां होती थी, जो अरेंज मैरिज होती थी, लव मैरिज होती थी, किसी को किडनैप करके लिया फिर जबरदस्ती उसे शादी कर, तो अनेक तरह की शादी होती है, आज भी ऐसे ही होता है, राइट। तो रूल्स ऑफ द मैरिज की बात करते हैं, तो सन वर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पैटर्नेज, तो सन को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता था अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, कि भाई बेटा होना चाहिए, यही बेटा जो है हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि बेटी की शादी होकर के वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो उनके फादर के वंश से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब वो फादर के वंश को थोड़ी ना आगे बढ़ाने वाली होगी। तो माना जाता था कि बेटा जो है उनकी फैमिली में होना चाहिए जो वंश को आगे बढ़ाएगा। और आज भी कहीं ना कहीं ये बात देखी जाती है। डॉटर्स हैड नो क्लेम, डॉटर्स जो होती थी, बेटियां जो होती थी, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती थी कि मुझे भी हिस्सा चाहिए, है ना। लेकिन आजकल तो मिल जाता है उनको, बराबर का जो है वो हिस्सा मिलता है उनको, तो क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जितना हिस्सा बेटों का उतना बेटी का भी होगा। तो अब इक्वलेंसी के बेस पर ये सारा सिस्टम चलता है। तो डॉटर्स हैड नो क्लेम देयर रिसोर्सेज हाउस होल्ड बैरिंग द, लेकिन बच्चा डॉटर्स को अलग तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाता था, जिसको स्त्री धन कहा जाता था। शादी के दौरान बेटी को जो भी उनकी मम्मी पापा की तरफ से गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे, है ना, तो वो सारा का सारा क्या होता है, वो लड़की का अपना धन होता है, जिसको स्त्री धन कहा जाता है। ठीक है, नाउ
अब यहाँ पर हम 4 रूल्स को समझने वाले हैं, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पैट्रिनी और मैट्रिनी, ठीक है, जो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। क्लियर है बच्चा, क्लियर है? चलिए जी, क्लियर हो गया हो तो हम यहाँ पर एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है, और इन्हीं चारों में से ही हमेशा क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैरिज। कितनी टाइप्स की होती हैं? तो ये होती हैं 8 टाइप्स की, ठीक है, कितनी टाइप की होती है? 8 टाइप्स की होती है, ठीक है। इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 4 जो है वो बैड में कंसिडर की जाती है और 4 को जो है वो गुड में कंसिडर किया जाता है, राइट। अब बैड में कौन कौन सी होगी? जबरदस्ती किसी को किडनैप कर लाए तो जबरदस्ती उससे शादी कराना, है ना, पिशाच विवाह होता था, है ना, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, अब उसको बैड में माना जाता है। और जो गुड में माना जाता है, मम्मी पापा की रजामंदी से शादी होती है, फैमिली रिलेटिव्स वाले उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इट्स काइंड ऑफ जैसे आपकी अरेंज मैरिज होती है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो ये 4 को गुड में कंसिडर किया गया, 4 को बैड में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? ऐसी 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें क्या आ जाएगा? पहला वर्ड जो है इसमें आता है आपका एक्सोगेमी और एंडोगेमी। पहले मैं ये कराती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एंडोगेमी। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? एंडोगेमी की। तो एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? एंडोगेमी मतलब होता है, बच्चा यहाँ से देखना, जैसे ये प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, इन, तो आप थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि आई एन इन वाला, इनका मतलब होता है इनसाइड वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनसाइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? विद इन द यूनिट, राइट। इनसाइड द यूनिट कह सकते हो, विद इन द यूनिट कह सकते हो। तो जो यूनिट के अंदर शादी की गई होती है विद इन द यूनिट, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एंडोगेमी। अब बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हम एक्सोगेमी की। तो जो एक्सोगेमी, ठीक है, एक्सोगेमी, तो एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द यूनिट, राइट, आउटसाइड ऑफ द यूनिट, यानी कि यूनिट से बाहर की गई शादी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका एक्सोगेमी। मतलब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। आप देख रहे हो कि आजकल लव मैरिज का बहुत ज़्यादा प्रचलन है ना। और पहले इसको बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन आजकल तो आम बात हो गई है, ठीक है। लड़का लड़की दोनों अदर कास्ट के हैं, लेकिन लड़का लड़की राजी हैं, उनके पेरेंट्स राजी हैं, तो इस तरह की शादी को भी यहाँ पर रजामंदी दे दी गई थी, जिसमें पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वेशन होती है, राइट। और ये एंडोगेमी होता है, जैसे कहते हैं ना कि जो अरेंज मैरिज होती है, रिश्तेदारों के उनका बेटी का, फूफा का, बुआ का, ये लड़का का, वो लड़का, है ना। तो इस तरीके से जो रिलेशंस यहाँ पर बनाए जाते हैं उसको एंडोगेमी में काउंट किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? बात करते हैं अपनी थर्ड टाइप्स ऑफ मैरिज की, जिसको कहा जाता है पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगनी या पॉलीगैमी, राइट। तो पॉलीगैमी का मतलब होता है अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, ठीक है। इसी तरीके से, और इसका एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो किसको? सातवाहन, ठीक है, या फिर राजा दशरथ भी कर सकते हो, जिसमें एक मैन, उसकी एक से अधिक पत्नियां होती थी। तो यहाँ पर किंग दशरथ कर सकते हो, ये तो सबको पता है ना, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल इजी लिया है। अब हम बात करते हैं किसकी? एक और टाइप्स ऑफ मैरिज की, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में इसी का अपोजिट लगा देना है, अ वेमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, ठीक है। एग्जाम्पल किसका दे सकते हो? द्रौपदी का, ठीक है, द्रौपदी के एक से ज्यादा पति थे ना, तो उसको कहा जाता है पॉलीएंड्री, ठीक है। चारों समझ में आ गई? कहीं पर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ मैरिज में, ठीक है। तो हम इस पर बात कर रहे थे आपके रूल्स ऑफ मैरिज की। गर्ल्स ऑफ women belong to the status were ensured that they get the marriage high। तो यहाँ पर जो भी रॉयल फैमिली की होती थी, जो रिच फैमिली की गर्ल्स होती थी, फीमेल होती थी, तो उनसे पूछा जाता था, जब उनकी एज हो जाती थी, राइट टाइम हो जाता था उनकी शादी का, तो उनसे पूछा जाता था, बेटी अब तुम्हारी शादी कर दें, देखो तुम्हारी एज हो गई है। कहते थे पापा कर दो। फिर पापा उनके लिए स्वयंवर वगैरह कंडक्ट करते थे, राजा महाराजा ऐसे करते थे, है ना। और स्वयंवर भी अलग अलग तरह के होते थे। तो कोई टास्क रख दिया जाता था, जैसे अर्जुन ने
चलती हुई जो फिश थी उसकी आँख को जो है वो शॉर्ट कर दिया था। इसी तरीके से भगवान राम जी ने क्या करा था, वो धनुष तोड़ा था। तो अलग अलग तरह का टास्क रखा जाता था। एक समय पर यह भी होता था कि लड़की माला लेकर चलती थी, जो उसको पसंद आ गया इधर उधर देख के उसके गले माला डाल देती थी। तो इसी तरीके से ये जो गर्ल्स होती थी ये बिलोंग टू द हाई स्टेटस। ये सिर्फ ये कंडीशन किस पर एप्लीकेबल थी, ये हाई स्टेटस गर्ल्स पर एप्लीकेबल थी। इसके अलावा नॉर्मल फैमिली की लड़कियां इस तरह का काम नहीं करती थी। पापा मम्मी ने एक बार डिसाइड कर दिया, पापा ने डिसाइड कर दिया कि तुम्हें इस लड़के के साथ शादी करनी है, मतलब पत्थर की लकीर होती थी, उसी के साथ शादी करनी होती थी। ठीक है, लेकिन आजकल तो जमाना बदल गया है। ठीक है, तो 500 BCE दैट द नॉर्म्स। अब यहाँ पर 500 BC ऑनवर्ड्स क्या किया जाने लगा, नॉर्म्स एंड द कंपाइल्ड संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्र। अब इस तरह के सोसाइटी को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए भाई रूल रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। जब उन रूल्स को सभी फॉलो करेंगे तब जाकर के पूरे राज्य के अंदर एक शांति व्यवस्था स्थापित होगी और सभी चीजें जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो यहाँ किसी तरह की कोई भी जो है किसी के साथ मतलब जो रूल बना दिए उसी के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलती थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड वगैरह दिया जाता था। तो ये सारे के सारे नियम कानून जो हैं वो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में लिखे जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैडम ये दोनों बुक अलग अलग हैं या एक ही हैं। बच्चे ये दोनों एक ही हैं। धर्मसूत्र का मतलब होता है, धर्म तो आपको पता ही है, सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। धर्म के अकॉर्डिंग तुम्हें ये काम करना है, तो वो काम प्रजा के लिए भी होते थे, वही काम जो है राजा के लिए भी होते थे। अब राजा के साथ एक ब्राह्मण बैठा होता था, वो कहता था कि राजा तुम्हारा धर्म ये कहता है कि तुम्हें अपनी प्रजा के लिए ये करना चाहिए, प्रजा का धर्म ये कहता है कि उसको राजा के लिए ये करना चाहिए। तो जो राजा और प्रजा के धर्म के अकॉर्डिंग जो उनकी ड्यूटीज होती थी तो वो उनको मेंशन किया गया था धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अंदर। ठीक है, नाउ उसके बाद मनुस्मृति को लिखा जाता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं इनकी डेट से। ठीक है, 500 BC ऑनवर्ड्स किसको लिखा गया, मनुस्मृति और धर्मसूत्र धर्मशास्त्र को, जो कि संस्कृत में लिखे होते थे, और इसी के अलावा मनुस्मृति को लिखा गया था जो कि 200 BC से लेकर के 200 CE के बीच में लिखा जाता था। अब ये मनुस्मृति क्या होती है, मनुस्मृति होती है बच्चे इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज का कॉन्स्टिट्यूशन पहले का मनुस्मृति कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हिंदी में है। ठीक है, गोत्र सिस्टम की बात करते हैं। मैडम में गोत्र सिस्टम क्या होता है, आपने जब अपने घर में कोई शादी वादी की बात चलती है, चाचू भैया या दीदी की बुआ की रिश्ते की बात चलती है, तो आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स गोत्र वगैरह को मैच करते हैं, गोत्र वगैरह पर बात चलती है। क्या होते हैं गोत्र से, गोत्र होते हैं कि फ्रॉम 1000 BC ऑनवर्ड्स पीपल स्पेशली ब्राह्मण। अब लोग एक दूसरे को कैसे जानेंगे, किसके बिहाफ पर जानेंगे, ब्राह्मणों की कैटेगरी बन गई थी। ठीक है, मतलब ब्राह्मण थे जो राजा को एडवाइस दिया करते थे। अब कौन सा ब्राह्मण किस कैटेगरी का ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता करने के लिए ये उनको एक आइडेंटिटी दी गई थी। एक आइडेंटिटी कैसे दी गई थी कि उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, जैसे मान लो महर्षि वाल्मीकि थे, महर्षि विश्वामित्र थे, अब उनकी जनरेशन चल रही है, तो उनका जो गोत्र होगा वो महर्षि वाल्मीकि, मतलब गोत्र जो होगा वो वाल्मीकि होगा, गोत्र जो होगा विश्वामित्र होगा, गोत्र ये होगा। तो उनके एंसेस्टर के नाम से ही उनका वंश या उनका जो भी उनके पीछे सरनेम चलता आ रहा है उसी के नाम से ही गोत्र बन जाता है। तो 1000 BC ऑनवर्ड्स पीपल स्पेशली ब्राह्मणास वर क्लासिफाई इन द टर्म ऑफ द गोत्र। तो ब्राह्मणों को क्लासिफाई करने के लिए गोत्रों का सहारा लिया गया। ठीक है, ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर द वैदिक सेज, जिसको सेज यानी कि साधु संत कहा जाता है। ऑल द बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट। तो जो भी मान लो ये होंगे ब्राह्मण जो होंगे, मान लो विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र की डिसेंडेंट है। अब मान लो किसी को ये जब बातचीत करते हैं गोत्र वगैरह कि भाई तुम्हारा गोत्र क्या है, मेरा विश्वामित्र है। ठीक है, तुम्हारा गोत्र क्या है, मेरा विश्वामित्र है। अब जब विश्वामित्र दोनों गोत्र एक साथ जब मिलेंगे, दोनों की पहचान होगी, तो वो आपस में क्या होते हैं कि वो एक ही पूर्वज की संतान है, तो आपस में वो भाई भाई माने जाते हैं, मतलब उनका रिलेशन है। ठीक है, तो 2 रूल्स यहाँ पर हम देखेंगे, 2 रूल्स ऑफ वर्दा पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ गोत्र सिस्टम के आधार पर 2 रूल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, तो पहला रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि शादी के दौरान लड़की को अपने फादर का गोत्र जो है वो गिव अप कर देना होगा। ठीक है, फादर का गोत्र और हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट कर देना होगा। सेकेंड रूल ये कहता है कि सेम गोत्र के अंदर लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो एक ही एंसेस्टर की डिसेंडेंट होने की वजह से वो आपस में बहन भाई बन जाते हैं। तो ये 2 गोत्र सिस्टम, ये 2 गोत्र रूल जो है याद रखने, कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
ये हो गया आपका हिंदी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास गोत्र सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। 1 to find what out whether this was commonly followed to consider the name of the man and women which were sometime derived from the गोत्र। अब इसी के आधार पर ही क्या किया जाता था, लड़का लड़की को क्लासिफाई किया जाता था कि भाई वो लड़की इस गोत्र की है, वो लड़का इस गोत्र का है, तब जाकर के उनकी शादी होती थी, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, मैथ्रोनिमिक्स इन द उपनिषद। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो कौन सा, सातवाहनास का। ठीक है, सातवाहन रूलर्स का, राइट। तो मैथ्रोनिमिक्स क्या होता है बच्चा, ये मैथ्रोनिमिक्स जो है आप देखो यहाँ पर ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, उपनिषद कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट मे होम वर डेजिग्नेटेड बाय द मैथ्रोनिमिक्स। अब ये जो है मैथ्रोनिमिक्स जो है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन अपने नाम के आगे अपने फीमेल एंसेस्टर का नाम लगाता है तो उस वाले सिस्टम को कहा जाता है मैथ्रोनिमिक्स। क्या कहा जाता है उसको, मैथ्रोनिमिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, ठीक है। अब गौतमी क्या हो जाएगी, गौतमी मदर हो जाएगी, पुत्र का मतलब क्या होता है, सन होता है, श्री शातकर्णी जो है वो राजा का नेम हो गया। तो इस राजा ने अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम लगाया, फीमेल एंड सिस्टर का नाम लगाया। इसका मतलब ये सिस्टम जो है वो ये दर्शाता है कि उस टाइम में मैथ्रोनिमिक्स नाम का जो एक ये टर्म है वो यूज हुआ करती थी, जो कि मदर की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा समझाती थी। इससे पता चलता है कि वो मदर को कितनी इंपॉर्टेंस दिया करते थे। सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाई थ्रू द मैथ्रोनिमिक्स। अब ये सातवाहन रूलर्स का मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया है वो सारा का सारा मैथ्रोनिमिक्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो थी चलो नाम के पर्सपेक्टिव से बात थी कि उससे मदर की इंपॉर्टेंस पता चलती है, लेकिन अगर बात आती थी थ्रोन की, अगर राजा बनने की बात आती थी, तब वो पैत्रिनी सिस्टम यूज किया करते थे। बात समझ में आ गई? सुनो मेरी बात। मान लो किसी सातवाहन डायनेस्टी के रूलर को राजा बनना है, ठीक है। अब राजा बनना है तो वो राजा कब बन सकता है, कब क्लेम कर सकता है कि मैं ही अपने फादर के साथ में फादर के बाद राजा बनूंगा। तो ये जो वर्ड है ये पैत्रिनी वर्ड ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। अब उसके अकॉर्डिंग बेटा ही अपने फादर के बाद राजा बन सकता है। चलो ये तो हो गया। अब वो अपने नाम के आगे जो अपनी मदर का नाम या अपने फीमेल एंड सिस्टर का नाम जो लगा रहे हैं, इससे मदर की इंपॉर्टेंस शो होती है, लेकिन इधर से पैत्रिनी सिस्टम भी लागू हो रहा है। तो ये दोनों सिस्टम एक साथ में इस तरीके से काम किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल डिफरेंस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, पिक्चर देखकर पता चल गया होगा, ये कैटेगरीज है, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और इनके क्या क्या काम होते थे। तो 4 कैटेगरी थी, है ना। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या हो जाएगी, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बकवास, एकदम बकवास ट्रिक बताऊंगी, एकदम बकवास। क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बस आपको ये 4 कैटेगरी याद करनी है, ठीक है। तो धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द। अब देखो बच्चा, सोशल, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, जो है एग्रीकल्चर बहुत अच्छा प्रोडक्शन चल रहा था उसका। अब जिसके पास जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उसके हिसाब से सोसाइटी में कैटेगरीज बनेगी। जिसके पास लैंड होती थी, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता था, तो वो रिच फैमिली में काउंट होंगे। जो लेबर का काम करते थे उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। तो अब ये पैसों के आधार पर क्या किया जाएगा, मतलब जिसके पास जो भी स्टेटस होता था उसके हिसाब से वो कैटेगरी डिवाइड कर दी गई थी। अब जो कि ब्राह्मण राजा के साथ में जो है वो काम किया करते थे, राजा को एडवाइस देना या फिर पूजा पाठ का काम करना, है ना, तो वो सबसे ऊपर रखे जाएंगे, कैटेगरी में सबसे ऊपर रखे जाएंगे। तो पहली जो कैटेगरी थी वो ब्राह्मणों की कैटेगरी थी, है ना। तो ब्राह्मण वर सपोज टू स्टडी द वेद। यहां से क्वेश्चन आता है, ब्राह्मणों का काम क्या होता था, वेदों को स्टडी करना और टीच करना। क्षत्रियों का काम होता था वॉरफेयर में एंगेज होना, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना और जस्टिस देना। वैश्यस का काम होता था एग्रीकल्चर करना, पैस्टोरलिज्म करना और ट्रेड करना। शूद्र का काम होता था अपने से ऊपर की 3 कैटेगरीज को अपनी सर्विसेज देना। जो बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, वो जिस भी कैटेगरी में पैदा होगा, मान लो कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, कोई बच्चा क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है, तो वो उसी कास्ट का कहलाएगा और उसको उसी हिसाब से काम करने पड़ेंगे। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। सोशल डिफरेंसेस एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट। अब राइट ऑक्यूपेशन में, ये हिंदी में है जो कि मैंने अभी अभी बताया।
लेकिन यहाँ ये बात अब ब्राह्मणों की धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे ब्राह्मणों की बातें जो है वो थोड़ी थोड़ी झूठी साबित होने लगी, या उसमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिला। अब कैसे चेंज देखने को मिला? ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो जिस घर में बच्चा पैदा हो गया, क्षत्रिय घर में हो, तो वो क्या करेगा? वो क्षत्रिय ही राजा बनेगा। दूसरा कोई कैटेगरी का राजा नहीं बन सकता था। ना तो ब्राह्मण बन सकता था, ना ही वैश्य बन सकता था, ना ही शूद्र बन सकता। सिर्फ क्षत्रिय लोग ही राजा बन सकते थे। ये रूल बनाया हुआ था किसने? ये रूल बनाया हुआ था ब्राह्मणों ने, और ये शास्त्रों में लिखा हुआ था। लेकिन इस बात को झूठा साबित किया किसने? जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये सजेस्ट करता है कि मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है जी, वो इतने बड़े राजा बने, सबसे महान राजा बने, है ना। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ये कहता है कि जो ये मौर्याज हैं ये लो ओरिजिन है, ये कोई इतने बड़े कास्ट के नहीं थे, ये कोई क्षत्रिय वत्रिय नहीं थे, ये लो कास्ट के थे, ये नीची कास्ट के थे। ठीक है, मान लिया नीची कास्ट के थे, लेकिन ये बड़े भी तो इतने बड़े राजा बने ना, तो ये बात गलत साबित हो गई उनकी। अब ब्राह्मणों को लगा हाँ यार बात तो सही है, बात में दम तो है। तो अब वो खुद इस बात को रियलाइज करेंगे कि यार ये जो हमने जो रूल बनाए हैं ये कहीं ना कहीं जो है अब पूरी तरीके से लोगों पर ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोग इसमें चेंज लाना चाहते हैं। भाई जिसके अंदर जो क्वालिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी राजा बनने की, जो भी क्वालिटी होगी, ठीक है, जो भी राजा बनने के लायक होगा वो बन सकता है। तो लोगों ने इस बात को प्रूव करके दिखाया। तो एक ब्राह्मण भी राजा बन सकता है, एक वैश्य भी राजा बन सकता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ये जो ब्राह्मणिकल आइडिया कहते हैं कि मौर्य जो है वो शूद्र जाति के थे, तो वो भी तो राजा बने ना। उसके बाद जैसे ही मौर्य डिक्लाइन हुआ, तो मौर्य डिक्लाइन कब हुआ था? 185 BCE के दौरान, ठीक है, मौर्य का डिक्लाइन हो गया था, मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई थी। उसके इमीडिएट सक्सेसर थे, इसको रिप्लेस किया शुंग और कण्व ने। ये कौन थे? ये बायकास्ट ब्राह्मण थे। लो जी, ये भी राजा बन गए। ये क्षत्रिय थे, ये राजा बन गए, या ये लो कास्ट के थे, ये राजा बन गए। तो अदर रूलर सच एज द शकास और दूसरे रूलर, फॉर एग्जांपल कि शक रूलर जो थे, जो सेंट्रल एशिया से आकर इंडिया पे रूल करने लग गए थे, तो सेंट्रल एशिया पर और नॉर्थ वेस्ट एरिया पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये पूरा का पूरा आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर। और ये इधर पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है और ये सेंट्रल एशिया है, पूरा का पूरा यहाँ पर शक रूलर्स रूल कर रहे थे, ठीक है। अब उन्हीं शक रूलर्स में से एक रूलर था जिसका नाम था रुद्रदमन। क्या था? रुद्रदमन। ये रुद्रदमन जो है वो कौन था बच्चा? एक शक रूलर था, ठीक है। कौन था? एक शक रूलर था। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? गुजरात के अंदर, ठीक है, इन्होंने क्या किया? गुजरात के अंदर एक सुदर्शन लेक है, ठीक है, गुजरात के अंदर एक सुदर्शन लेक है, उसको उन्होंने रिबिल्ड करवाया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, राइट। तो जो आउटसाइडर होते थे ब्राह्मण, इनको मलेच्छा, बर्बेरियन या आउटसाइडर कहते थे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आता है, ये हिंदी में है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिवाइन ऑर्डर की, ठीक है, डिवाइन ऑर्डर की। देखो भगवान जी आपको ना आशीर्वाद दे रहे हैं कि सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो जाए, ठीक है। तो प्रणाम करो भगवान जी को। चलो डिवाइन ऑर्डर, तो यहाँ पर हम डिवाइन ऑर्डर की बात करते हैं। मैडम ये डिवाइन ऑर्डर क्या होता है? डिवाइन ऑर्डर होता है कि भगवान का ऑर्डर, ठीक है, भगवान का ऑर्डर। तो ब्राह्मण कहते थे कि हम अपने आप से कोई ऑर्डर नहीं अब आप लोगों के सामने रखते हैं, बल्कि ये भगवान के ऑर्डर दिए होते हैं जो हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई देयर क्लेम, अब ये ब्राह्मण जो थे अपनी बात को सही साबित करने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना। अब ये प्रूफ कैसे देंगे? ये देंगे पुरुष सूक्त का। पुरुष सूक्त में क्या कहा गया कि ब्राह्मण ऑफन द साइटेड अ वर्स फ्रॉम हाइम्स द ऋग्वेदास नोन एज द पुरुष सूक्त। अब ऋग्वेद, बहुत सारे बच्चे जो है पुरुष सूक्त को जानते नहीं है। बच्चा ऋग्वेद का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पुरुष सूक्त है, ठीक है, ये मान गए बात। उसमें कहा गया है कि डिस्क्राइब द सैक्रिफाइस द पुरुष फ्रॉम द प्रिमिवल मैन ऑल द एलिमेंट्स। ये पूरा संसार जो है ना बच्चा, पूरा संसार जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो यूनिवर्स इंक्लूडिंग द फोर कैटेगरीज वर सपोज टू हैव द एनिमेटेड फ्रॉम हिज बॉडी। तो ये पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स जो है वो उनकी बॉडी से निकल कर बना है। जैसे कि ये मान लीजिए, ये कौन है? ये हमारे सुप्रीम गॉड है, ठीक है। इनका जो माउथ है, तो इनके माउथ से जन्मे हैं ब्राह्मण। इनकी जो भुजाएं हैं उनसे बने हैं क्षत्रिय। इनका जो थाई वाला पोर्शन है या स्टमक वाला पोर्शन है, इनसे बने हैं वैश्यास। और इनके जो फीट वाला पोर्शन है उनसे बने हैं शूद्र, ठीक है। यही सारा चीजें इसमें बताई गई है। और हमारा जो ये शरीर है ना, ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रिक ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारी जो बॉडी है उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। तो एक हो जाएगा, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है आपकी भगवान। हिंदी में इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि इंग्लिश में ट्रिक नहीं बन रही थी, भगवान। ठीक है, भ से क्या हो जाएगा, भूमि। ये पूरी यूनिवर्स जो है, पूरी यूनिवर्स, ठीक है, ये इन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो भूमि, भूमि का मतलब हो गया लैंड। उसके बाद हो गया क्या, गगन। ठीक है, गगन का मतलब क्या होता है, स्काई। ठीक है, उसके बाद व आ, राइट। तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, व और आ, व आ न, हो गया ना भगवान। व से क्या हो जाएगा, वायु। वायु का मतलब होता है एयर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आग। आग मतलब फायर। ठीक है, और ये हो जाएगा नीर मतलब जल। अब इन्हीं पांचों से ही क्या मिलकर बना है, इन्हीं पांचों से ही मिलकर बना है, अरे भाई, वाटर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, वाटर। अब इन्हीं पांच से ही तो मिलकर हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। यूनिवर्स इसी पर तो बेस्ड है। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगी हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ जल्दी से। फायर इमोजी शो कर दो जल्दी जल्दी से, फटाफट फटाफट से। नेक्स्ट, जातीज एंड द सोशल मोबिलिटी। ब्राह्मणिकल थ्योरीज, जातीज लाइक द वर्णा वाज बेस्ड ऑन द बर्थ। अब ये क्या कहती है, ब्राह्मणिकल थ्योरी ये कहती है कि जो जाति बनी हुई है वो बाय बर्थ है। अभी मैंने बताया ना कि कोई भी बच्चा किसी भी अगर कैटेगरी में पैदा हुआ है तो वो उसी कैटेगरी का कहलाएगा। तो ये बाय बर्थ उनकी जाति डिसाइड हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि वाइल द नंबर ऑफ द वर्णास, वर्ण तो 4 बन गए, वर्ण तो 4 बन गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वर्ण तो 4 बन गए, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारी जातिज बन जाएगी जो अनलिमिटेड होगी, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी। लिमिटेशन सिर्फ 4 कैटेगरी बनाई गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब ब्राह्मण भी बहुत तरह के होते थे, क्षत्रिय बहुत तरह के होते हैं, उसमें जातियां, राजपूत होता है, कोई ठाकुर होता है, कोई कुछ होता है, ब्राह्मण होता है, कोई वाल्मीकि होता है, कोई मिश्रा होता है, कोई शर्मा होता है, कोई ये होता है, कोई वो होता है। ठीक है, अब यही क्या कहलाएंगे, ये जातीज कहलाएंगी। तो 4 तो ये तो हो गए क्या, ये तो हो गए आपके वर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपके वर्ण हो गए, और ये क्या हो गई, जातीज हो गई। ठीक है, वर्ण को ही जाति कहते हैं, और इनमें जो सब जाति बनी है वर्ण को ही जाति कहते हैं, और इनके अंदर जो जातीज बनी है उनको सब जातीज कहते हैं। जाति है लेकिन उन जातियों के अंदर भी जाति बन गई है, इसीलिए इनको सब जातीज कहा जाता है, राइट। चलिए, तो कुछ जाति ऐसी थी जो कि इन 4 वर्णास के अंदर फिट नहीं बैठ रही थी, तो ब्राह्मणों ने क्या डिसाइड किया, भाई इनकी अलग से कास्ट बना दो। जैसे गोल्डस्मिथ थे, जैसे जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, इनकी जातियों का क्या पता कि हम इसको किस में रखें, ना तो क्षत्रिय हैं, ना ये ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, किस में रखें इनको। उनको बोला कि अलग से जाति बना दो। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे उनकी जाति बना करके उनको क्या नाम दे दिया गया, उनको निषाद दे दिया गया। ठीक है, उनको निषाद दे दिया गया, या फिर इसको गोल्ड स्मिथ, जो सुनार जिसको कहा जाता है, वो नाम दे दिया गया, और इनकी अलग से जाति बना दी गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सोसाइटी विदाउट द वर्ना सिस्टम। वो सोसाइटी भी होती थी जो वर्ण सिस्टम से बाहर थी, बिना वर्ण सिस्टम के थी, उसका कोई वर्ण ही नहीं था। अभी मैंने बताया फॉरेस्ट ड्वेलर का, तो उसी का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर बताया गया है, एकलव्य जो है वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, वो निषाद जाति से बिलोंग करते थे। और निषाद कौन होते हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं। अब इसमें हमारे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ब्लू कलर के बॉक्स में, एक पूरी की पूरी स्टोरी दी हुई है कि गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे, एकलव्य थे। हालांकि गुरु द्रोणाचार्य इनको अपना शिष्य नहीं माना था, शिष्य तब माना था जब इनकी परीक्षा ली गई, इनका टेस्ट लिया गया और ये टेस्ट में पास हो गए, तब जाकर के इन्होंने इनको अपना शिष्य माना। और गुरु दक्षिणा में इनका राइट हैंड का थंब, क्योंकि अर्जुन से भी बहुत अच्छा धनुर्धारी था और बहुत अच्छा ये जो है वो धनुष चला सकता था, है ना। तो जब टेस्ट लिया गया, आंखों पर पट्टी बांधकर और सिर्फ साउंड से ही उस डॉग के माउथ को शॉट करना था, और 7 एरो से जब एक के बाद एक आंख बंद करके, है ना, पट्टी बांध करके, जब उन्होंने देखा कि भाई वाकई में इतना तेज और इतना शार्प माइंडेड है ये, ठीक है, उसमें धनुष चलाने में, तो गुरु द्रोणाचार्य ने इनका जो है गुरु बनना स्वीकार किया। लेकिन बच्चा, तुमने मेरे को गुरु माना है, तो गुरु दक्षिणा दिए बगैर कोई भी शिक्षा कंप्लीट नहीं होती है। जैसे आप लोग हमें गुरु दक्षिणा देते हो, है ना, पेड कोर्सेज वगैरह लेते हो, राइट। तो ये स्टार्टिंग से रूल चलता आ रहा है, हमारे वेदों में भी इसको लिखा गया है ना। तो ये इस तरीके का क्या है, निषाद जाति से बिलोंग करते थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना गुरु जैसे ही इन्होंने ऑर्डर दिया तो बस 1 सेकेंड नहीं लगाया सोचने में, चाकू निकाला, फटाफट से अपना राइट हैंड का थंब, इनको पता था कि अगर मेरा राइट हैंड का थंब निकल जाएगा, चला जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे गुरु कह रहे हैं ना। गुरु की इतनी रिस्पेक्ट होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नालायक से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मजाक करते रहते हैं, लेकिन गुरु इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है।
सम टाइम दोज हु स्पोक नॉन संस्कृत, अब कुछ ऐसा भी होता था कि जो नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज बोलने वाले होते थे उनको मलेच्छास कहा जाता था। इनकी भी एक जाति बना दी गई जिसको मलेच्छा कहा गया। कौन? जिसको संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी नहीं आती थी। ब्राह्मणों का कहना है कि ये जो अभी हमने पीछे देखा ना कि ये जो शक रूलर थे, ठीक है, जो आउटसाइडर थे, इनको मलेच्छा कहा गया क्योंकि ये इंडिया के नेटिव नहीं थे, इनको संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर भी ये बात झूठी हुई क्योंकि रुद्रदमन जब राजा बना है ना, क्योंकि रुद्रदमन जब राजा बना तो रुद्रदमन का लिखा हुआ हमें एक इंस्क्रिप्शन संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ मिला, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था। तो इस बात को यहाँ पर भी झूठा साबित कर दिया कि जो शक रूलर थे, आउटसाइडर थे, इनको मलेच्छा कहा गया। लेकिन मलेच्छा होते तो इनको संस्कृत नहीं आती, लेकिन इनको तो संस्कृत आती थी क्योंकि इनका रिकॉर्ड हमें एक इंस्क्रिप्शन के अंदर मिला, ठीक है। रुद्रदामन ने जो सुदर्शन रेख को रीबिल्ड करवाया तो उसका रिकॉर्ड किसी हमें इंस्क्रिप्शन में मिला। इसका मतलब ये कि वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, emergence of the varnas. Brahman considers some of the people being outside the system classify as the term untouchable. अब ब्राह्मणों ने एक और कैटेगरी बनाई जिसको अस्पृश्य जाति का बोला गया, जिसको अनटचेबल्स बोला गया। अनटचेबल्स दैट मीन्स कि चांडाल्स, ठीक है, जिनको मतलब जो थोड़े से बुरे वाले काम किया करते थे, जैसे विलेज के अंदर कोई एनिमल डेड हो गया, फिर उसको खींच कर लाना, उसकी स्किन को पाइल करके उसके बूट्स बनाना, लेदर बूट्स बनाना, बेल्ट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, इस तरह का काम करते थे। एग्जीक्यूशनर्स भी होते थे, जैसे किसी राजा ने बोला जाओ तुमने ये अपराध किया है, जा करके इसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जो फांसी देने वाला होता था उसको एग्जीक्यूशनर कहते हैं। तो उस तरह का काम किया करते थे। साथ साथ में ये नॉन वेजिटेरियंस भी होते थे, है ना। तो इनको बिल्कुल विलेज के आउटसाइड पार्ट पे रखा जाता था, है ना, कि तुम जो है नॉन वेजिटेरियन हो और तुम्हारे ये जो नॉन वेज जब तुम पकाते हो तो इसकी स्मेल जो है पूरे मोहल्ले में, पूरे उसमें गाँव में फैल जाती है। तो ये हमारे जो है धर्म के खिलाफ है। ना 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 बाबा रे बाबा, तुम तो जो है दूर हो जाओ हमारी नज़रों से, है ना। तो उनको बेचारों को गांव से बाहर रखा जाता था। तो मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल। अब इन चांडाल्स की ड्यूटी को मनुस्मृति में लिखा गया था, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हम उसको फॉलो करते हैं। सेम इसी तरीके से मनुस्मृति लिखी गई थी। तो मनुस्मृति कब लिखी गई थी? जैसा कि अभी मैंने बताया 200 BC टू 200 CE के दौरान, ठीक है, मनुस्मृति को लिखा गया था। उसमें चांडाल्स की ड्यूटी फिक्स कर दी गई थी। 4 कैटेगरीज की ड्यूटी जैसे फिक्स की गई थी, इसी तरीके से चांडाल्स की। तो चांडाल्स की ड्यूटी को कैसे फिक्स किया गया था कि उनको विलेज से आउटसाइड पार्ट पर रहना है, बिल्कुल गांव से बाहर रहना है। दूसरा ये यूज द डिस्कार्डेड थिंग्स, जो भी विलेजर्स का जो रफ मटेरियल होता था, मान लो कोई टूटे फूटे बर्तन होते थे, कपड़े रफ हो जाते थे, तो वो उनको दिया करते थे, तो वही वियर करते थे। तुम्हें यही वियर करने हैं, ठीक है। उसके बाद वियर द क्लोथ्स ऑफ द डेड, जो भी डेड के साथ में जो भी उनके जो रिश्तेदार हैं कपड़े वगैरह लेकर आते हैं तो वो उनको पहनते थे। दूसरा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा आपका एंड वियर द ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन। और तुम्हें और किसी मेटल की बनी हुई ज्वेलरी नहीं पहननी है, न गोल्ड की, न सिल्वर की, किसकी? सिर्फ आयरन की बनी हुई ज्वेलरी पहननी है, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटी थी किसकी? चांडाल्स की, जो कि मनुस्मृति में मेंशन की गई थी। जेंडर एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टी का एक्सेस किसको दिया गया था। मैडम बेटों को दिया गया था, अभी तो आपने बताया, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात मनुस्मृति में भी लिखी गई थी। पैतरनी वर्ड के अकॉर्डिंग जो है फादर टू सन सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। यही बात को मनुस्मृति में भी ऐड ऑन कर दिया गया। इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टी होगी पैटर्नल स्टेट होगा, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी होगी, फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, वो सारा का सारा किसका हो जाएगा? उनके सन में, चाहे वो 1 सन है, वो 4 सन है, वो सारा का सारा उनमें डिवाइड हो जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी पर्सन के 4 बेटे हैं, ठीक है, किसी पर्सन के 4 बेटे हैं, 1 2 3 4। अब थोड़ा सा बड़ा रेशो जो है वो बड़े बेटे को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये घर का बड़ा होता था, ये जो है वो एल्डेस्ट होता था, सबसे बड़ा होता था, इसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती थी, तो इसको थोड़ा सा हिस्सा बड़ा दे दिया जाता था। विमेन जो होती थी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती थी। विमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। विमेन को अलग तरीके से फादर की प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाता था। लड़की को शादी के दौरान जो भी उनके फादर की तरफ से गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे पेरेंट्स की तरफ से, उसी को ही स्त्री धन कहा जाता था। लड़की का अपना धन होता था, इसको कोई उससे छीन नहीं सकता था, ठीक है। कोई छीन नहीं सकता था कि कोई जबरदस्ती उसे छीन ले, उनके लॉस छीन ले या उनके ब्रदर सिस्टर जो भी है छीन ले, नहीं, जब तक लड़की की खुद की मर्जी नहीं होगी। तो लड़की चाहे अपने इस धन को अपने हस्बैंड को दे, अपने पेरेंट्स को दे, अपने इन लॉस को दे या अपने बच्चों को दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इसी के अकॉर्डिंग और बता देती हूँ इसमें कि इसमें मैन के जो है बच्चा वो 7 वेज बताए गए हैं। ठीक है, मैन जो है वो 7 तरीकों से, ठीक है, 7 वेज से, 7 तरीकों से धन को अर्जित कर सकता है। राइट, अभी 7 वेज कौन कौन से होंगे? 7 वेज होंगे फॉर एग्जांपल आपका जैसे विरासत में जो भी उनको मिलता है अपने एंसेस्टर की विरासत में इतनी प्रॉपर्टी है ये वो, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा इन्वेस्ट करके, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा विरासत, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका जो भी उनके इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो गया आपका कि जो भी उनके फ्रेंड्स की तरफ से या उनके जो भी रिश्तेदार वगैरह है उनको उनकी तरफ से जो गिफ्ट वगैरह मिले ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा वो कहीं पर उसको मान लो कोई ट्रेजर मिल गया वो लड़के का अपना होगा। ठीक है, अब एक खरीदा एक खरीदा 2 सेल कर दिए, 2 बेचे तो 4 सेल कर दिए, इस तरीके से, तो वो इन्वेस्ट करके भी इस तरीके से। तो लड़के को 7 तरीकों से धन अर्जित करने के रास्ते बताए गए हैं। इसी तरीके से विमेन के लिए भी, इसी तरीके से विमेन के लिए भी 6 तरीके बताए गए हैं। अब इसमें 6 वेज कौन कौन से होंगे कि लड़की को शादी के दौरान जो भी अपने पेरेंट्स मम्मी पापा की तरफ से, भैया भाभी की तरफ से, अपने रिलेटिव्स की तरफ से, फिर ठीक है अपने इन लॉज की तरफ से, अपने हस्बैंड्स की तरफ से, तो जो भी कुछ उसको मिलता है वो सारा का सारा लड़की का अपना होता है। इस तरीके से 7 और 6 तरीके से वो धन को अर्जित कर सकती है, वेल्थ को एक्वायर कर सकती है। तो ये सारे तरीके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पर आता है वन एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, शेयरिंग द वेल्थ। अब वेल्थ कैसे शेयर होगी? इन एन ऑल्टरनेटिव सिनेरियो टू द वर्ना सिस्टम पीपल आइदर क्लेम्ड और वर असाइन द स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, मैंने कहा ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा वैसे वैसे चीजें चेंज होने लगेगी। ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल्स में भी चेंज देखा जाएगा। अब पहले जो बाय बर्थ उन्होंने क्लेम किया था कि बाय बर्थ ही लड़के की या बच्चे की जाति डिसाइड होगी, लेकिन अब धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज होने लगा। जिसके पास जितना वेल्थ होता था, धन होता था, उसके हिसाब से उसका स्टेटस डिसाइड होने लगा। ठीक है, और बोला गया कि जो 3 कैटेगरी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों कैटेगरी अपनी मर्जी से कोई भी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। ब्राह्मण जो है वो राजा बन सकता है, क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणगिरी का काम कर सकता है, वैश्य जो है वो भी वेदों शास्त्रों को पढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये, ब्राह्मण भी ट्रेड वगैरह कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ऊपर की 3 कैटेगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये अपने आप से काम कर सकती हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकती है। लेकिन ये जो शूद्र हैं इनके लिए अभी भी एक ही चीज बोली गई थी कि तुम्हारा देखो एक ही काम होगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है। अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को जो सर्विसेज वाला काम देते थे उनका जो काम किया करते थे वही करना है, तुम्हें अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देयर वर द अदर सिचुएशन। एक और सिचुएशन थी। अब जो मैन जेनरियस होता था वो रिस्पेक्टेड होता था। मान लो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो उसको डोनेट कर रहा है, नीडीज की हेल्प कर रहा है, तो सोसाइटी में उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। तो इसके बिहाफ पर लोग उसको रिस्पेक्ट जो देते थे तो उसका स्टेटस जो है वो धीरे धीरे और हाई होता चला गया। ठीक है, अब जिनके पास धन है वो माइजर है, वो कंजूस है, वो ना तो नीडीज की हेल्प कर रहा है, ना वो डोनेशंस देता है, ना वो चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है वो पैसा देता है, ठीक है, डोनेशन देता है। तो अब उस तरह के लोगों को, उस तरह के पर्सन को लोग डिसलाइक करेंगे। ऐसा पैसा किस काम का जब वो लेडीज की हेल्प नहीं करता है, जब वो किसी तरह का अपनी कंट्री में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, ऐसा पैसा किस फायदा, किस काम का? तो ये उनको डिसलाइक किया जाता है। ठीक है, तो ये बोला गया है, मतलब वेल्थ के आधार पर अब स्टेटस डिसाइड किया जाएगा। कंक्लूजन ये निकला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनक्वालिटीज। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी हमें ये लिखा हुआ मिला कि सोसाइटी जो होती थी ना वो पहले ऐसी नहीं थी। तो बुद्धिस्ट टेक्सचुअल जो हमें बुक मिली वो ये कहता है कि उस टाइम में सोशल इनइक्विटीज थी एंड द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू, तो इस सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कोई ना कोई नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे ना। अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो छोटों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, छोटे जो है परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब उनके सुनेगा कौन? तो कुछ ना कुछ तो ऐसे रूल रेगुलेशंस बने होने चाहिए उनके लिए, ताकि सभी चीज़ों को एक अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिथ ऑफ द सुत पिटक। अब ये सुत पिटक क्या है? सुत पिटक जो है इसमें
गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं, सारी की सारी उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी, ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को सभी को कंपाइल करके सूत पिटक में उसको मेंशन कर दिया गया। ये सूत पिटक हमें ये बताता है women being initially had not fully developed, जब इंसानों की अच्छी तरीके से समझ नहीं आई थी, इंसानों के अंदर पूरी तरीके से वो समझदार नहीं बना था, यानी कि ये जो है बॉडीली फॉर्म्स एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्लांट वाज नॉट, इवन जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो भी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुए थे। उस टाइम में चारों तरफ शांति व्यवस्था बनी हुई थी। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है, थोड़ी बहुत सोशल कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इतना ज्यादा पूरा जमीन आसमान का अंतर होता था। तो जब तक लोगों की समझ में नहीं आया था तब तक सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान के पास पैसा आता गया, पावर आती गई, इंसान लालची बनता चला गया और यही लालच उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कारण बना। ये क्या कहती है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक्स हमें कहती है। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंगली ग्रीडिंग एंड विडिक्टिव एंड डिसीटफुल, सब्सीक्वेंटली दे डेवलप द नोशन ऑफ द किनशिप, और इसी के आधार पर kinship based on the human choice with the taxes as form of the payment of the service rendered by the king। और इसी वजह से किंग ने क्या किया, किंग ने उनसे रेवेन्यू कलेक्ट जो है लेना स्टार्ट किया। जब किंग के पास रेवेन्यू आएगा तभी जाकर के वो डेवलपमेंट करेगा अपने एरिया के अंदर, तो डेवलपमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका स्टेटस थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। उसके नीचे जो भी कर्टियस होते हैं, नॉबल्स होते हैं, वो उनके नीचे काम करेंगे, तो ये भी एक तरीके से वो होते थे, एलीट फैमिली के होते थे। तो कहने का मतलब ये कि इंसान को इक्वलिटी लाने के लिए, हर चीज को मैनेज करने के लिए रूल्स पर चलना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा, और ये रूल्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हैंडलिंग द टेक्स्ट हिस्टोरियन एंड द महाभारत। हिस्टोरियन एग्जामाइन वेदर द टेक्स्ट वर रिटन इन द प्राकृत। अब हिस्टोरियन जब रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहे थे तो बहुत सारी उनको बुक्स वगैरह मिली। ये बुक्स जो होती थी वो अलग अलग भाषाओं में मिलती थी, प्राकृत, पाली और तमिल में। द लैंग्वेज दैट वर प्रोबेबली, अब ये क्यों लैंग्वेज के अंदर मिली, क्योंकि हो सकता है यही लैंग्वेज उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित रही हो, इसी में लोग जो है कॉन्वर्सेशन किया करते थे, इसी में टेक्स्ट बुक्स लिखा करते थे, तो यही टेक्स्ट बुक्स हमारी हिस्टोरियन को मिली और आज हमें पास्ट को इतना सारा जानने के लिए ये हमें बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। नाउ लैंग्वेज एंड द कंटेंट। अब हम लैंग्वेज और कंटेंट की बात करते हैं। हमें लैंग्वेज का मिल गया, अब इसके अंदर किस तरह का कंटेंट हमें मिला बुक्स के अंदर, ठीक है। तो लैंग्वेज एंड द कंटेंट, द वर्जन ऑफ द महाभारत, ये जो महाभारत का वर्जन है बच्चा, जब इसको ओरिजिनली लिखा गया था तो वो संस्कृत में लिखा गया था, जब इसको रियल में लिखा गया था तो संस्कृत में लिखा गया था। ऑल्दो देयर वर द वर्जन ऑफ द अदर लैंग्वेज एज वेल, हालांकि इस महाभारत एपिक को दुनिया के लगभग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है और अभी भी इसकी ट्रांसलेशन जारी है। इसीलिए महाभारत को एक क्या कहा है, एक डायनेमिक टेक्स्ट कहा है, ठीक है। क्या कहा है, एक डायनेमिक टेक्स्ट बोला गया है, राइट, एक डायनेमिक टेक्स्ट बोला गया है, ठीक है। हिस्टोरियन यूजली क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट अंडर द टू ब्रॉड कैटेगरी। अब हिस्टोरियन ने ये जो भी हमें टेक्स्ट मिला लिखा हुआ, इसको टू ब्रॉड कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया गया। कौन सी कैटेगरीज, एग्जाम्पल के तौर पर हम महाभारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो महाभारत में दो चीजों को इंक्लूड करके ये पूरा का पूरा एपिक बनाया गया। अब वो दो चीजें कौन सी थी, वो दो चीजें दो कैटेगरीज में क्या बनाई गई थी। देयर इज अ सेक्शन दैट कंटेन द स्टोरी, एक वो सेक्शन था जिसमें स्टोरीज लिखी हुई थी। जब आप कोई स्टोरी सुनते हो, दादी ने, नानी ने आपको स्टोरी सुनाई, मम्मी ने आपको स्टोरी सुनाई, किसी फ्रेंड से आप स्टोरी सुनते हो, तो जब आप वो स्टोरी सुनते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में लाइव चलती रहती है कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा। वो चीजें एकदम पिक्चर की तरह, मूवी की तरह आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो वो हो गया नरेट करना, है ना, वो हो गया नरेट करना। तो ये जो महाभारत में एक राजा ऐसा था, वो अपनी प्रजा को बहुत परेशान किया करता था। ये वो एक राजा ऐसा था, बहुत अच्छा था, उसकी 3 रानियां थी, वो ऐसे ऐसे काम किया करता था। तो उस राजा के पर्सपेक्टिव से सोचकर हमारी सोच उसके लिए कैसे बन गई, अच्छी बन गई। कोई बुरा होगा उसकी बुरी बन गई। तो उस चीज को समझाने के लिए महाभारत में उन स्टोरीज को इंक्लूड किया गया, ठीक है। युधिष्ठिर था, वो बहुत अच्छा राजा बन सकता था। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। और जो दुर्योधन है वो बहुत बुरा था, बहुत लालची था, घमंडी था, ये था वो था। अब उसको स्टोरी के माध्यम से बताया गया, है ना। तो ये सारा जो सेक्शन था, फर्स्ट सेक्शन जो था वो स्टोरी पर बेस्ड था, डेजिग्नेटेड एज द नरेटिव। किसी ने उसको बोला होगा, ठीक है, ये सुना होगा, सुनाया होगा। और एंड द सेक्शन दैट कंटेन द prescriptions about the social norms designated as the didactic। और एक वो सेक्शन था जिसमें सारी की सारी चीजें कब क्या हुआ था उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हुए उसको पूरा का पूरा सेट किया होगा। जैसे मान लो आपकी मैम ने वर्बली बोला,
बेटा आपको क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है और वो ऐसे ऐसे बनानी है। फर्स्ट पेज आपको डेकोरेटेड रखना है, पूरा अच्छी तरीके से उसको सजाना है। दूसरे में क्या करना है, इंडेक्स बनाना है, और फिर एक तरफ पिक्चर होगी, एक तरफ कंटेंट होगा। इस तरीके से मैम ने वर्बली बोल दिया, ठीक है, और मैम ने उसको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, तो वो तो क्या हो गया, वो आपका स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया। दूसरा क्या कहता है, अब उसी मैडम की इंस्ट्रक्शंस को आपने, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को आपने इंप्लीमेंट किया। पहले मुझे क्या करना है, पहले ये वाला पेज करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। तो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना ली। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को डिटेक्टिव कहा जाता है। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई तो फटाफट से थम्स अप शो कर दो, जल्दी जल्दी से। लैंग्वेज एंड द कंटेंट की बात आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो ये भी कंजूसी मत कीजिएगा कि मैडम पीपीटी तो एकदम शानदार बनी है, ठीक है। इसको भी आपको लिखकर बताना है अगर अच्छी लगी हो तो, ऑनेस्टली, ठीक है। नाउ ओरिजिनली स्टोरी ऑफ महाभारत वाज प्रोबेबली कंपोज बाय द चैरिएटर बार्ड। तो ओरिजिनली जो स्टोरी थी महाभारत की, उसको एक चैरिएटर ने लिखा था। अभी चैरिएटर कौन है, कौन है चैरिएटर? जिसको रथकार बोलते हैं, सारथी बोलते हैं। मैडम ये तो श्री कृष्ण जी थे, हाँ। वही इनडायरेक्टली बोला गया है कि चैरिएटर बार्ड नोन एज सुताज हु जनरली कंपोज द। तो ये बताया गया कि वो एक क्षत्रिय वॉरियर था, वो एक सारथी भी था, एक चैरिएटर भी था, जिसे सारी चीजें अपनी आंखों से देखी, उसने ये सारी की सारी स्टोरी बताई और तब जाकर के फिर इसको लिखा गया। और ये कौन थे? ये भगवान श्री कृष्ण थे। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो गीता का उपदेश भी दिया है। तो फटाफट से आप मुझे ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसको दिया था? क्वेश्चन ये भी आता है कई बार, लड्डू सा क्वेश्चन है कि गीता का उपदेश किसने किसको दिया? लॉर्ड कृष्णा ने, लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन, ठीक है। तो जब वो लड़ाई के लिए मना करते हैं कि भाई नहीं मैं लड़ाई नहीं करूंगा, है ना, और मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ, पर तीर कैसे चला सकता हूँ, उनको कैसे मैं जो है डिफीट कर सकता हूँ, ना भाई हमसे ना हो पाएगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म यही है, तुम्हारा धर्म यही है कि तुम्हें अपने सामने वाले को अपना रिलेटिव नहीं समझना है, ये समझना है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, और दुश्मन समझकर ही तुम्हें अपना कर्म करना है। तुम्हें अधर्म का, असत्य का नाश करना है ना। इसलिए तुम अपना काम करो और यहाँ पर अधर्म को या असत्य को, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, खत्म करना है। बस ये सोच करके तुम्हें काम करना है। तो जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उनके समझ में आ गया, तब वो इस बैटल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ विद द इमर्जेंस ऑफ द चीफन्स सच एज द कुरु, पांचाल, ब्राह्मणास, फिर जैसे जैसे ये सारी चीजें बताई, किसने? लॉर्ड कृष्णा ने बताई, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे चश्मदीद गवाह थे, एक ऐसे आई विटनेस थे जिसने सारी चीजों को अपने आंखों से देखा। लगा कि भीष्म पितामह के जन्म से पहले और महाभारत के खत्म होने के बाद तक श्री कृष्ण बने रहते, तो सारी चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी और उन्होंने बताया। फिर उन्होंने नरेट किया और इसको फिर कुरु, पांचाल और ब्राह्मणों ने लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हम कमिटमेंट करते हैं कि हम इसको लिखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन इसको जान सके। इन द नेक्स्ट फेज द बिटवीन द 200 BC to 200 CE ग्रोइंग इंपॉर्टेंस द वर्शिप ऑफ द। और फिर जैसे ही लॉर्ड कृष्णा ने, ठीक है, ये जो गीता का उपदेश दिया था, ठीक है, किसने? कृष्णा टू, लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन, ठीक है, ये गीता का उपदेश दिया। तो जैसे गीता का उपदेश देते टाइम भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, है ना, और वो विराट रूप देखने के बाद लोगों को पता चला कि भाई यही असली भगवान है, यही विष्णु है, और फिर इनको ही भगवान मानकर लोग इनको वर्शिप करने लगे। तो इनकी वर्शिपिंग कब से स्टार्ट हुई? इनकी वर्शिपिंग स्टार्ट हुई 200 BC to 200 CK। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉर्ड विष्णु लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर इन दिस एपिक। क्लियर है? सो विद हिम subsequently between the 200 to 400 CE large didactic sections resembling the मनुस्मृति was added। फिर इसी महाभारत के अंदर मनुस्मृति को भी ऐड कर दिया गया। क्या क्या स्टोरीज बताई गई, पूरा महाभारत का पूरा इसमें बैटल हुआ था वो उसमें डिस्क्राइब कर दिया। गीता को भी इसमें जो है वो ऐड ऑन कर दिया, साथ साथ में इसमें मनुस्मृति को भी ऐड कर दिया। इसलिए इतनी सारी चीजों के ऐड होने पर ये इतनी बड़ी एपिक बन गई, ठीक है। ये हिंदी में हो गया। नेक्स्ट, सर्च फॉर द कंजर्वेंस, ठीक है, सर्च फॉर द कन्वर्जेंस। अब इस सर्च फॉर द कंजर्वेंस का मतलब क्या होता है? मतलब हमें क्या उस टाइम के किसी भी मतलब प्रूफ को सही साबित करने के लिए कोई ऐसा एविडेंस मिला जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये चीजें महाभारत के टाइम में होती थी। एग्जाम्पल के तौर पर हमें टेक्स्ट बुक्स तो मिल गई, हमें टेक्स्ट लिखा हुआ तो मिल गया, लेकिन क्या हमें किसी बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, किसी घरों के प्रूफ भी मिलते हैं? तो हाँ मिलते हैं। अब इस तरह के घरों का प्रूफ किसने निकाला?
ठीक है, ये निकाला बीबी लाल ने। तो द महाभारत टेक्स्ट, महाभारत लाइक एनी मेजर टेक्स्ट कंटेन द विविड डिस्क्रिप्शन। महाभारत में किन किन चीजों का वर्णन मिलता है हमें? डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल, बैटल के बारे में पता चलता है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में, पैलेसेस के बारे में एंड द सेटलमेंट्स के बारे में। 1951-52 के अंदर, यहां से ये डेट वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख लो। 51-52 के अंदर द आर्कियोलॉजिक बीबी लाल एक्सकवेटेड अ साइट द विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ। तो बीबी लाल ने मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हस्तिनापुर को एक्सकवेट करके, ठीक है, बताया कि पहले महाभारत के टाइम में लोग इस तरह के सेटलमेंट्स, इस तरह के घरों में रहा करते थे। हालांकि महाभारत वाला फेस इतने साल हो गए तो वो तो बिल्कुल वैनिश हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन उसका जो सेकेंड फेस और थर्ड फेस आता है, इसके एविडेंस बेबी लाल को मिले। इससे पता चलता है कि वहां के लोग इस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, अब कैसे पता चले? क्योंकि बच्चा देखो, जैसे आज के टाइम में मान लो आपका घर बन रहा है, जो भी आपका घर है जैसा भी है, अब कल को आप उसको रेनोवेट करना चाहते हो, मतलब पूरा तोड़ करके फिर दोबारा बनाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपको आएगा कि यार हमारे पहले घर में ना ऐसे बना हुआ था, तो चलो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा वैसा ही बना देते, तो वो टच देते हैं। तो जो पहली जनरेशन का उस टाइम में जो महाभारत थी, उस टाइम में जो भी लोगों ने अपने आइडियाज लगाए होंगे अपने घरों को बनाने में, तो वो कहीं ना कहीं वो टच, वो आइडिया सेकेंड फेज में भी देखने को मिला, थर्ड फेज में भी देखने को मिला। तो जनरेशन टू जनरेशन ये थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एविडेंस मिले हमें यहाँ पर। तो सेकेंड और थर्ड लेवल, दीज लेवल वर अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउसेस। तो ये सारे के सारे बने हुए थे। नाउ अब करते हैं डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है। महाभारत कैन कंसिडर एज अ डायनेमिक टेक्स्ट। तो महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सिर्फ संस्कृत वर्जन तक ही लिमिटेड नहीं रखा गया, बल्कि इसको दुनिया की लगभग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है और अभी भी ट्रांसलेशन जारी है। क्योंकि पास्ट को समझने के लिए यार ये चीजें कब, कैसे और कहां से स्टार्ट हुई थी, तो इस चीज को जानने के लिए पूरी दुनिया में महाभारत का एपिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। तो ओवर द सेंचुरी मेनी वर्जन ऑफ द एपिक रिटन इन द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज थ्रू ongoing the process dialogue between the people, communities and those who wrote the text। लोगों के बीच में कैसी बातचीत होती थी, कॉन्वर्सेशन हुआ करता था। ठीक है, और साथ साथ में उन्होंने जो भी उनके डायलॉग्स होते थे, जैसे मान लो धृतराष्ट्र ने क्या बोला, युधिष्ठिर ने क्या बोला, भीष्म पितामह ने क्या बोला, द्रौपदी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, चलो ये तो ठीक है, रॉयल फैमिली से है, ये तो मिल गया। ठीक है, अब वहाँ जो भी लोग रहते होंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो इसलिए महाभारत जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना गया है। राइट, ठीक है, तो ये था बच्चा आज का हमारा, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, है ना, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझ में आया तो लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा कि मैडम ये चैप्टर एकदम शानदार तरीके से हमें क्लियर हो गया है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको संजीवनी पर। ठीक है, अब ये संजीवनी आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जहाँ पर हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसमें सीबीएसई सैंपल पेपर भी मिलेंगे, बाइंडर भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो ये कहाँ पर मिलने वाले हैं वो मैं अभी बताती हूँ। इसके अलावा अभी सीयूटी का फॉर्म आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, तो अभी आपको सीयूटी की भी तैयारी करनी है। तो सीयूटी की तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हो? महापैक में एनरोल कर सकते हो। महापैक में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। ठीक है, अब ये दोनों चीजें मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या करना है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड नहीं करोगे तो ना तो संजीवनी मिलेगी और ना ही आपको महापैक मिलेगा। तो यहाँ पर हम यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे। जैसे हम यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे तो सीयूईटी यूजी पर आएंगे। ठीक है, जैसे हम आर्ट्स पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है ई बुक, राइट, ई बुक पे क्लिक करेंगे, सॉरी ई बुक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जैसे ई बुक पर क्लिक करेंगे ये आ गया आपका संजीवनी। तो बस यहाँ पर क्लिक कर देना, देखो 0 यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे बाय नाउ करोगे तो बाय नाउ पे आपको 0 दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे Y489। सारी की सारी चीज़ें आपको बोर्ड की संजीवनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये पेड है, ठीक है, लेकिन आपको 0 पर मिलेगी जब आप इसमें एनरोल करोगे। राइट, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट पर क्या करते हैं, नेक्स्ट पर करते हैं कि अब आपको उसके अंदर कैसे एनरोल करना है महापैक के अंदर। तो फिर से वही प्रोसेस करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन यूजी पे क्लिक करना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, ये सभी के लिए कूपन कोड सभी के लिए कॉमन रहेगा Y489। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। राइट, तो ये है आपका महापैक विद बुक। तो आपको इसमें बुक भी मिलेगी जिसपे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और इसमें सारे के सारे बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज वे में आपको सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है सबको सब कुछ बताया गया है। तो इसमें एनरोल करने के लिए बाय नाउ करोगे और यहाँ पर मेरा कूपन
कूपन कोड लगा दोगे Y489, क्योंकि ये डबल वैलिडिटी पर है ये, ठीक है। यानी कि आपके एग्जाम होने के बाद भी आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो कि क्लास 12 में या CUT का एग्जाम आगे देने वाले हैं, उनके पास भी आपने खरीद दिया तो उनका एक्सेस भी रहेगा उनके पास, ठीक है। तो इस महापैक का एक्सेस जब उनके पास होगा तो वो भी इसे पढ़ सकते हैं, यानी कि एक तीर से दो शिकार, है ना। तो आप भी पढ़ोगे और आपके बहन भाई भी पढ़ेंगे, या कोई और आपका फ्रेंड पढ़ सकता है। तो इसलिए महापैक को एनरोल करो और अपनी CUT की तैयारी आज ही से स्टार्ट कर दो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।